हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल उत्तराखंड स्कूल स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैंने लिया है जीके के 10 टॉप क्वेश्चंस। उसमें आंसर्स भी दिए हैं और साथ में उनकी डिटेल भी दी है, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के या कुछ बीच से पूछा जाए तो अगर हमें उसकी ब्रीफ नॉलेज होगी तो हम वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये CDS, UPSC और NDA लेवल के चार्ट के लिए हैं, जिससे कि अगर हम किसी भी C लेवल, D लेवल या B लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी हमें इससे हेल्प हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विक्रमखोल गुफा कहाँ स्थित है? ये नीचे 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से बता सकते हैं। ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल। तो इसमें से हमारा आंसर रहेगा ओडिशा। विक्रमखोल गुफा ओडिशा के झारसुगुड़ा के निकट स्थित है। ठीक है, विक्रमखोल गुफा में है क्या? ये शिलालेख हैं जो प्राकृतिक शैलश्राय के में एक असमान चट्टान की सतह पर लाल गेरू रंग का उपयोग करके लिखे गए हैं, जिसे बाद में चट्टान में उकेरा गया है। इन शिलालेखों की खोज 1930 में की गई थी और सबसे पहले इसका अध्ययन किया था डॉक्टर KP जायसवाल द्वारा। इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे कि क्या क्या है उड़ीसा में। तो उड़ीसा के स्मारक हैं, सूर्य मंदिर जो कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो भी उड़ीसा में है। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर जो कि हमारे जो पवित्र 4 धाम हैं उनमें से एक है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, वो भी उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर वहाँ पे है। सो इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और रूस के विशेष बलों के बीच द्विपक्षीय सैन्य से सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उनके बारे में है। तो अभी हाल में कौन सी एक्सरसाइज जो गरुड़ शक्ति हुई है वो किस कंट्री के साथ हुई है? इंडिया की। तो इसका आंसर रहेगा, ये ऑप्शन है आपका जापान, इंडोनेशिया, भूटान, म्यांमार। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। भारत और बांग्लादेश, उसके अलावा और भी जितने भी हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं या फिर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारी कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं वो भी कुछ इसमें मैंने ऐड किए हैं। जैसे भारत और बांग्लादेश, स्मृति और संवेदना, भारत और फ्रांस, शक्ति है, वरुण है, गरुड़ है। ये कुछ भी एग्ज़ाम में आए तो आपको 2-3 याद रहनी चाहिए उनके। भारत और नेपाल में सूर्य ग्रहण है। भारत और UK, अजय योद्धा, कोंकण, इंद्रधनुष। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कौन कौन सा है? वज्र प्रहार है, युद्ध अभ्यास है। और भारत और चाइना के साथ है हैंड इन हैंड। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अभी जस्ट UPSC का 2024 के प्री में आया था भारत और बांग्लादेश का, तो स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आते रहता है एग्ज़ाम में और हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर सबको पता होगा, ये है गुजरात। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। इसकी लेंथ 16,000 किलोमीटर है। वैसे लेंथ पूछी नहीं जाती, बाई चांस कभी पूछी जाए तो हमें ये पता होना चाहिए। भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% है ये, मतलब टोटल जितना भी भारत में समुद्र है उसका 24% गुजरात की जो तटरेखा है वो है। इसके 41 बंदरगाह हैं, 1 प्रमुख, 11 मध्यवर्ती और 19 छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में आपात के रूप में वर्णित नहीं है? भारतीय संविधान में जितने भी आपात स्थितियां हैं, जो भी परिस्थितियां आती हैं उनके बारे में उल्लेख है। तो 3 तो हमें पता है कि हमारे आपातकाल स्थितियां हैं। इन चारों में से एक कौन सा है जो नहीं है? तो ये आपको बताना है। राष्ट्रीय आपात, या फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आधार पर आपात, जब राष्ट्रपति शासन लगता है उसके बारे में बात हो रही है। वित्तीय आपात या स्वास्थ्य आपात। तो इसका आंसर रहेगा स्वास्थ्य आपात। स्वास्थ्य आपात हमारे संविधान के आपात उपबंधों में नहीं वर्णित है। केवल 3 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को। राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि राष्ट्रपति शासन, जब वहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल इनको हटाया जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन किया गया है। और लास्ट है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। तो ये 3 आपात स्थितियों के बारे में भारतीय संविधान में उल्लिखित है और स्वास्थ्य आपात के बारे में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह कौन सी शर्त है जिस पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत राहत देने से इनकार कर सकता है? अनुच्छेद 32 जो है उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। वो जितने भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं राहत के लिए या क्षमा याचिका के लिए, वो राहत दे सकता है, लेकिन वो किन स्थितियों में नहीं दे सकता उसके बारे में पूछा गया है। दुखी व्यक्ति किसी अन्य अदालत से राहत प्राप्त कर सकता है, ये भी सही है। कि उस वादित तथ्य की जांच होनी चाहिए, ये भी कहते हैं। कि कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया हो, कि याचिकाकर्ता ने अपने मामले के लिए उचित रिट नहीं मांगी हो। तो इसका आंसर रहेगा कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया हो तभी वह राहत देता है, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जैसे ब्रह्म समाज है, सत्यशोधक समाज है, इन समाजों की स्थापना किसने की गई थी वो भी आगे बताऊंगी, बट अभी यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये स्थापित किया गया था। ये क्यों, इस सभा को स्थापित करने की क्या ज़रूरत थी? तो इस सभा का उद्देश्य वेदांत, जितने भी हमारे वेदांत और उपनिषद है पर आधारित हिंदू धर्म के तर्कसंगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। मानवतावादी रूप को बढ़ावा देने के लिए, हमारे वेद और उपनिषदों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल के घने और पीतवर्णीय बादल किससे बने होते हैं? ये एक ज्योग्राफी प्लस साइंस का क्वेश्चन आ गया है। तो जो बादल हैं वो किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल शुक्र के बादल जहरीले सल्फर डाइऑक्साइड से निर्मित हैं। शुक्र ग्रह पर दोपहर एक वर्ष से अधिक लंबी होती है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब वहाँ पे एक दोपहर जो है वो एक वर्ष से अधिक लंबी होती है। शुक्र का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना रहता है। जितना भी उसका आसपास का एटमॉस्फेयर होता है वो कौन सी गैस से बना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादल ग्रह को पूर्णतः ढक लेते हैं। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके जो बादल बने रहते हैं चारों तरफ, जिसकी बात हो रही है, वो ग्रह को पूरी तरफ से ढक लेते हैं। शुक्र को भौर का या सांझ का तारा भी कहा जाता है। पढ़ा होगा आपने जब छोटी क्लासेस में थे 9th 10th में कि भौर का तारा या सांझ का तारा किससे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र पीछे की ओर घूमता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सारे ग्रह आगे की तरफ घूमते हैं, शुक्र पीछे की ओर घूमता है, जिसका अर्थ है कि शुक्र पर सूर्य पश्चिम में उगता है, जैसे हमारी पृथ्वी पर पूर्व से उगता है और पूर्व में अस्त होता है। तो पृथ्वी के बिल्कुल अपोजिट है। शुक्र सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश का सबसे चमकीली वस्तु है। मतलब शुक्र क्या है? सबसे चमकीला तारा कह सकते हैं, उसके सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि राजस्व में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर रीड। कप्तान अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मोनारो ने 1820 में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की। कब की थी? 1820 में। ये क्यों की थी? ये मद्रास और बॉम्बे की लॉन्च की गई एक राजस्व संग्रह प्रणाली थी। इसमें क्या होता था, किसान को राजस्व के भुगतान के लिए सीधे जिम्मेदार माना जाता था। जो भी उनको कर वगैरह दिया जाता था और कुछ भी हो नहीं दे रहे हैं या नुकसान हो गया, उसके लिए सब चीज़ों के लिए किसान को रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। यदि समय पर राजस्व का भुगतान नहीं दिया जाता था तो भूमि की नीलामी की जाती थी, यानी कि उनकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था। तो ये उस टाइम पे अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मोनारो ने 1822 में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की थी और ये सारे उसके अंदर चीज़ें रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यूपीएससी इनके लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? उसकी शक्ति किसके पास होती है? तो उसकी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान ने संघ लोक सेवा आयोग की ताकत को निर्दिष्ट नहीं किया है। इसमें संविधान में जो है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कोई भी उनकी ताकत या उनकी चीज़ों के लिए कोई भी आर्टिकल या कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग से संबंधित है। इसकी ताकत और इसकी संरचना का निर्धारण करना राष्ट्रपति के विवेक पर है। उनकी ताकत का वर्णन नहीं है वहाँ पे कहीं पे भी, और क्या क्या चीज़ें होंगी वो आर्टिकल 315 से 323 में उल्लेखित है। आयोग की सदस्यता के लिए कोई योग्यता नहीं बनाई गई है। जो आयोग की सदस्यता, उसकी सदस्य कौन बनेगा, उसके लिए कोई भी उनकी योग्यता नहीं बनाई गई है। लेकिन आयोग के सदस्यों में एक आधे सदस्यों का राज्य सरकार के अधीन भारत सरकार के तहत कम से कम 10 वर्षों के लिए कार्यकाल में होना चाहिए था।
ये उसकी जो है एक कैटेगरी धारण की गई थी कि ये निर्धारित की गई थी कि ये चीज़ होनी चाहिए। प्लस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं या 65 वर्ष में से भी पहले वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्य राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करते हैं। अगर उनको अपने रिज़ाइन देना है तो राष्ट्रपति को वो संबोधित करेंगे। 6 वर्ष की अवधि के लिए पद पे रहेंगे या 65 वर्ष से भी पहले वो मतलब 65 वर्ष तक उस पर रह सकते हैं और 6 वर्ष की अवधि, वैसे 6 वर्ष और वैसे एज के हिसाब से 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलबर्ट होंगबो को निम्नलिखित में से किस गठन का नया महानिदेशक चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र बल निधि, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन UNESSCO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड IFAD या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका आंसर होगा ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO के शासी निकासी के 25 मार्च को गिलबर्ट होंगबो ILO का 11वां महानिदेशक चुना गया था। गिलबर्ट होंगबो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास IFD के अध्यक्ष भी थे, टोगो के प्रधानमंत्री और ILO के उप महानिदेशक थे, एडिशनल उप महानिदेशक थे पहले, अभी इनको महानिदेशक के पद दिया गया है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे ILO है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, मुख्यालय क्या है इसका? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और स्थापित कब हुआ था? 11 अप्रैल 1911 में। तो ये कुछ जीके के क्वेश्चन है और उनके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्लस जितने भी ये क्वेश्चन दिए हैं आप एक बार रिवाइज कीजिए। कल फिर हम ऐसी 10 टॉप क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, साथ में उनकी डिटेल लाएंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमें भी अच्छा लगे और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक यू गाइज़, थैंक यू।